चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के अतीत के सेकंड लेसन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। इस लेसन में हम ये देखते हैं 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हो गया था। इसमें मानचित्र एक दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को इस मानचित्र में दिखाया गया है। अर्थात 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच जिन राजवंशों का उदय हुआ उनको इस मानचित्र में दिखाया गया है। इस नक्शे में हम प्रमुख राजाओं को देखेंगे कि इंडिया के जो बीच का हिस्सा है उसमें इन राजाओं का उदय हुआ। तो जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर देखें तो पोल राजाओं का शासन था। इसी तरह जहाँ आज हमारी दिल्ली है या हरियाणा है, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ और उसके नीचे चाहमान राजाओं का उदय हुआ। इधर यूपी में देखें तो कन्नौज राजाओं का उदय हुआ और चाहमान के नीचे की तरफ गुर्जर और प्रतिहार और उसके साइड में है चंदेल और दूसरी तरफ है परमार। तो इन सब राजाओं का इसी स्थान पर उदय हुआ। गुजरात में देखें तो अनरटा है और दक्षिण में देखें तो राष्ट्रकूट और मालखंड राजाओं का उदय हुआ है। इस नक्शे को ध्यान से देखना है, समझना है कि ये नक्शा पेपर में जरूर आता है और इसमें से 4-5 चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। एक बार फिर हम देखते हैं कि इस नक्शे में किन किन राजाओं की बात हो रही है। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमान, जिनको चौहान भी कहते हैं। तो इन प्रमुख राजा नाम याद कर लो, क्योंकि इनका पूरे लेसन में विवरण दिया गया है। हम ये देखते हैं कि जब तक 7वीं सदी शुरू हुई, अर्थात 7वीं सदी आते आते इस महाद्वीप में अर्थात भारत में भारत के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी अर्थात योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि ये लोग शक्तिशाली बन गए थे और राजा लोग इनको मान्यता देते थे, अर्थात इनको महत्व देते थे और इन्हें मातहत या सामंत के रूप में जाना जाता था। और राजा लोग इनसे ये उम्मीद रखते थे कि ये उनके राजा के लिए अपने उपहार लेकर आए और राजा के दरबार में हाजिरी लगाए और राजा को सैन्य सहायता प्रदान करे, अर्थात समय आने पर युद्ध आदि में अपने सैनिक लेके उनकी सहायता करे। कई बार तो ये सामंत या मातहत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने पर अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर का अर्थ है पूरे मंडल का महान स्वामी, अपने आप को घोषित कर देते थे। और कभी कभी तो ये राजा के अधिकारों से अपने आप को आज़ाद कर लेते थे, अर्थात स्वयं को राजा घोषित कर देते थे। जिन लोगों ने अपने आप को राजा घोषित किया उनमें से एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है लेसन में। ये दक्कन के राष्ट्रकूटों का राजा है। शुरू में वो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन था। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट जिसका नाम दंती दुर्ग है, वह राष्ट्रकूटों का प्रधान था। उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हरा दिया और हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ, उसने ये एक अनुष्ठान किया और जो कोई इस अनुष्ठान को करता था तो ये माना जाता था कि ये जन्म से चाहे ब्राह्मण न भी हो, जन्म से चाहे क्षत्रिय न भी हो, लेकिन अनुष्ठान करने के बाद यह क्षत्रिय समझा जाता था। तो इस तरह हम देखते हैं कि दंती दुर्ग ने युद्ध नहीं किया, अनुष्ठान किया था और अनुष्ठान करने से उसे राजा समझा जाने लगा। लेकिन हम ऐसे कुछ राजाओं के नाम लेंगे अब जिन्होंने युद्ध किया, अर्थात सेना लेकर राजा के साथ लड़ाई की और राजा को हरा दिया और स्वयं को राजा का राजा घोषित कर दिया। इनमें से एक नाम है कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे। ये जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने राजा के साथ लड़ाई की, युद्ध किया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इन्होंने पूजा पाठ का काम छोड़कर, ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करना था, तो पूजा पाठ का काम छोड़कर इन्होंने हथियारों को उठा लिया और राजा के साथ लड़ाई की और इस तरह से उन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित कर लिया और वहाँ के राजा बन गए।
मेरी वीडियो सुनते सुनते आप अपने साथ किताब भी अवश्य लेके बैठा करें और उसमें भी देखते रहा करें, और जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है उस पर अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आपको दोबारा किताब पढ़ने में आसानी रहे। ये जो राजा बने थे इनमें से कई राजाओं ने अपने आप को महाराजा धीराज, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा, और दूसरी त्रिभुवन चक्रवर्तीन, इसका अर्थ है 3 भवनों का स्वामी। तो इस तरह से भारी भरकम वाली उपाधियां इन्होंने अपने आप को दे दी थी या धारण कर ली थी, और वो इसके साथ साथ अपने सामंतों और किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी करते रहते थे। चित्र 1 में देखें तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये जितने भी राज्य हमने नक्शे में देखे हैं, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मजबूर किया जाता था। इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि जो लगान लेने वाला होता था वो अपने आप को उस भूस्वामी कहता था, अर्थात अपने आप को उस जगह का राजा मानता था। और जो राजस्व, जिसको हमें लगान या कर कहते हैं, व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश का शासन कहाँ पे था? तमिलनाडु में, जो दक्षिण की तरफ है, दक्षिण भारत में। तो वो लगभग 400 प्रकार के कर लेते थे। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेटी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, अर्थात लोगों से जबरदस्ती परिश्रम करवाया जाता था। इन करों में कुछ एक करों के नाम हम बताते हैं। मकान पर छज्जा डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। तो ऐसे उन्होंने टैक्स लोगों पर लगा रखे थे। आज की भाषा में हम टैक्स बोलते हैं, और उस समय में राजस्व कहा जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूल करने का जो काम है, ये प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, अर्थात ऐसे व्यक्ति को राजस्व इकट्ठा करने के लिए कहा जाता था जो किसी प्रभावशाली परिवार का सदस्य हो, और कई बार तो इस कार्य में राजा के निकट संबंधी ही होते थे। जो भूमि ब्राह्मणों को अनुदान में दी जाती थी, उस भूमि पर जो भी चीज होती थी उसका वर्णन ताम्रपत्र में किया जाता था, उसका जिक्र ताम्रपत्र में किया जाता था कि इस जमीन पर ये चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि उस जमीन पे, उस ताम्रपत्र में ये लिखा जाता था कि इस जमीन में फलदार वृक्ष हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, पेड़, कुएं, खुली जगह, खाली जगह, चरागाह या गांव, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, फौज, अन्नागार और मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते आदि भी लिख दिए जाते थे कि ये सभी चीजें इस जमीन पर हैं, और ये सब चीजें इस जमीन के साथ ब्राह्मण को अनुदान में दी गई हैं। और जिसे यह जमीन मिलती थी, जिस ब्राह्मण को मिलती थी या जिस भी सामंत को मिलती थी, वह इस जमीन से कर वसूल कर सकता था। तो अब हम ये देखते हैं कि जिसे यह जमीन मिलती थी वो किस प्रकार के कर ग्रहण करता था। तो पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, वाहनों पर लगने वाला कर, इसी तरह वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था। इसी जमीन पर बड़े या छोटे कुएं भी खुदवा सकता था, पेड़ अथवा कांटेदार झाड़ियां भी लगवा सकता था, और जरूरी हो तो सिंचाई के लिए वो नहर भी बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो, क्योंकि वो जमीन उसकी अपनी हो जाती थी। तो उस वहाँ पे जो गांव आदि होते थे, जो लोग रहते थे, तो उनकी जरूरतों को पूरा करना उनकी जिम्मेवारी हो जाती थी। तो अब हम देखेंगे 12वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा संस्कृत का काव्य रचा गया
जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार ने लिखा था। यह कल्हण की सबसे बड़ी रचना है। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों आदि चीजों का इस्तेमाल किया। वह अक्सर शासकों अथवा राजाओं और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ माना जाता था। मानचित्र 1 में हमने जितने भी राजा के नाम देखे हैं, ये राजा ऐसे थे जो किसी एक विशेष जगह का राजा बनने के लिए युद्ध करते रहते थे, अर्थात उनके मन में कोई विशेष जगह जीतने का भाव होता था और उस जगह पर जो पहले राजा होता है उसके साथ लड़ाई करके, युद्ध करके या उसे हरा करके या उसे मार करके उस जगह का स्वयं को राजा घोषित कर देते थे। तो इन राजाओं में गुर्जर, राष्ट्र, प्रतिहार और पाल, इन्हीं शासकों में इनके नाम आते हैं। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इन तीनों का आपस में सदैव संघर्ष अर्थात लड़ाई चलती रहती थी और ये लड़ाई वो कन्नौज को जीतने के लिए कर रहे थे। कन्नौज पर अपना अधिकार पाना चाहते थे। तो मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये आपने पढ़ना है और समझना है। आगे देखते हैं। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अर्थात 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच जो राजा हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जो आज भी देखने के लिए लोग जगह जगह जाते हैं। और उन्होंने ये मंदिर क्यों बनवाए? एक अभ्यास में क्वेश्चन भी है कि राजाओं ने मंदिर क्यों बनवाए। राजा ये मंदिर इसलिए बनवाते थे ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इन मंदिरों को कई बार तो सोने से बनाया जाता था। ये मंदिर बहुत विशाल होते थे और जो आक्रमण करने वाला राजा होता था कई बार मंदिरों को लूटने के लिए ही आक्रमण करता था, क्योंकि इन मंदिरों में बहुत धन होता था, अर्थात मंदिर बहुत बड़ी संपत्ति होती थी। तो कुछ लोग मंदिर को निशाना बनाकर राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे और राजा को हराकर स्वयं वहां का राजा घोषित कर देते थे। ऐसे लोगों में ही एक नाम आता है अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद का। वो भी आक्रमण करने वाले राजाओं में प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक कर लिया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, कि जो संपन्न मंदिर होते थे, जो ज्यादा धन लगाए हुए मंदिर होते थे, उनको लूटना उसका निशाना होते थे, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए उसने 17 बार आक्रमण किया था, कि एक बार आक्रमण में वो सारा धन नहीं लूट सका, दूसरे बार आक्रमण में भी वो सारा धन नहीं लूट सका। उस मंदिर को लूटने में उसे 17 बार आक्रमण करने आना पड़ा और उस मंदिर से जो धन उसने लूटा और उस धन को वो उठा के ले गया, उस धन का बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। तो इस तरह के जो लोग होते थे, आक्रमण करने वाले जो लोग होते थे, वो जिन राजाओं को हराते थे या जिन राजाओं को जीत लेते थे, उनके बारे में भी वो जानना चाहते थे, उनकी कई बातें जानना चाहते थे। और इस काम के लिए उन्होंने सुल्तान महमूद ने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। तो इस तरह अल बेरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल हिंद, किताब अल हिंद, और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। आक्रमण करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के नाम से जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करना चाहते थे। तो हम ये देखते हैं, चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पे शासन करना चाहते थे और जो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल थे, वो गंगा घाटी में कन्नौज नगर पर अधिकार करना चाहते थे। वो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे और वो दिल्ली, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के लिए लड़ रहे थे।
उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। जहां मानो का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, 1168 से लेकर 1192 तक रहा वो। और इसके साथ ही सुल्तान महमूद ने युद्ध किया था सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए। तो पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान महमूद गोरी को, अफगान शासक को 1191 में हराया। सुल्तान महमूद अफगान का शासक था, वो अफगान से आया था, तो 1191 में उसे हरा दिया। लेकिन 1192 में पृथ्वीराज तृतीय उसके हाथों मारा गया, अर्थात गजनी के हाथों, सुल्तान महमूद के हाथों मारा गया। अब हम मानचित्र 2 को देखेंगे। इसमें चोल राज्य और उसके पड़ोसी दिखाए गए हैं। तो ये भारत के दक्षिण का भाग है। तो इसमें हम ये नाम पढ़ते हैं: पांड्यान, चोल, कदम्ब, चालुक्य जो महाराष्ट्र की तरफ है, और उसके साइड में कल्याणी है। तो इन राजाओं का राज भारत के दक्षिण में था। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मोटरीयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत या मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मोटेरों को हरा दिया और इस डेल्टा पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सुदीनी देवी का मंदिर भी बनवा दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां चोल वंश है, चोल वंश से पहले मोटरीयार नाम का प्रसिद्ध परिवार वहां पे रहता था, और मोटरीयार नाम के परिवार को हरा करके चोल ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। और जो मोटरीयार लोग थे वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत या मातहत होते थे। इस प्रकार विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे वो भी अपने चारों तरफ के इलाकों को जीतते गए और अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते गए। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। चोल वंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजा राज प्रथम। वो 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया, अपने राज्य अधिकार को, राज्य क्षेत्र को बढ़ा लिया। उसने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन भी किया। चोल वंश राजा राज प्रथम का पुत्र का नाम है राजेंद्र प्रथम। उसने भी इसी नीति को आगे जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। और इस काम के लिए उसने एक जल सेना भी बना ली। इससे पहले हमने किसी भी लड़ाई में जल सेना का वर्णन नहीं सुना है। तो जल सेना का निर्माण सबसे पहले राजेंद्र प्रथम ने किया। इस तरह हम देखते हैं कि राजा राज और राजेंद्र ये दोनों पिता पुत्र हैं। राज पिता हैं और राजेंद्र उनके पुत्र हैं। तो इन्होंने तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम के मंदिर बनवाए, जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माने जाते हैं। स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से ये मंदिर एक चमत्कार है। तो इन दोनों राजाओं ने भी जिन जमीनों को जीता, उस जमीन पर इनका अधिकार हो गया और उस जमीन से ये कर आदि वसूल करने लगे। चित्र 3 में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का ये दिखाया गया है चित्र। ये मंदिर ऐसे होते थे कि नीचे से बहुत चौड़े होते थे और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते थे तो ये चोंचदार होते जाते थे। दूसरा हम ये देखेंगे कि इन मंदिरों में केवल पूजा पाठ का ही काम नहीं होता था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे ये मंदिर। और मंदिर बनाने के जो शिल्पकार थे वो केवल मंदिर ही नहीं बनाते थे, बल्कि कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम भी करते थे। चोल राजाओं के द्वारा बनाई गई जो कांस्य की प्रतिमाएं हैं वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, और वे लोग देवी देवताओं की ही प्रतिमाएं बनाते थे। चोल राजाओं ने कृषि का भी विकास किया, जबकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, अर्थात 5वीं-6वीं सदी में ही वहां पर कृषि का विकास हो गया था। कुछ इलाकों में जंगलों को काटकर जमीन को खेती के लिए तैयार किया गया।
डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर बनवाई गई। चित्र 4 में एक चोल कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। ये प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी ये जानने के लिए हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। उस जमाने में भी कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से किया करते थे कि वो केवल वर्षा पर ही आधारित नहीं होते थे, नहरों नदियों से भी पानी लेकर के वो सिंचाई करते थे। इस तरह से कृत्रिम सिंचाई के लिए उन्होंने जगह जगह पर कुएं खुदवाए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े तालाब या सरोवर बनाए और इनमें जो पानी इकट्ठा किया जाता था उस पानी के द्वारा खेतों की सिंचाई करने लगे। सिंचाई करने के लिए भी उन्होंने योजना बनवाई और उस योजना के तहत पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, श्रम और संसाधनों को कैसे विकसित किया जाए, ये सब नीति उन्होंने तैयार की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि के विकास में भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण सूझबूझ दिखाई। किसानों की बस्तियां जिसे उर कहते थे वो भी खेती के साथ साथ समृद्ध हो गई थी और इस तरह गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम प्रसिद्ध और नाडू न्याय करने और कर इकट्ठा करने का काम करते थे। वेलाल जाति एक अमीर किसानों का वर्ग था, अर्थात वेलाल जाति के जो किसान थे वो धनी थे और केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में काम करते थे। उनका नाडू के ऊपर काफी अधिकार क्षेत्र था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने उपाधियां भी प्रदान की थी। इस तरह हम देखते हैं कि धीरे धीरे करते हुए ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई और ये ब्राह्मण ही विशेष रूप से उस समय के राजाओं के सलाहकार होते थे। राजा लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ब्राह्मणों की सभा बुलाते थे और इस सभा में ही सभी विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और जो निर्णय लिए जाते थे उन्हें मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर खोद दिया जाता था, ब्यौरेवार दर्ज कर दिए जाते थे ताकि आने जाने वाले सभी लोग इनको पढ़ सके और उनको लिए गए निर्णयों की जानकारी मिल सके। तो जो भी नगर में सिंचाई का काम होता था या बाग बगीचों का काम होता था या मंदिरों की देखरेख का काम होता था, ये सभी काम करने का जो निर्णय होता था इन ब्राह्मणों के द्वारा ही सभा के आयोजन में किया जाता था और ब्राह्मण जो निर्णय देते थे वही काम किया जाता था। ये 27 पेज पर हम देख रहे हैं अभिलेख और लिखित सामग्री कि जो भी निर्णय लिए जाते थे वो इस तरह से किसी ताम्रपत्र आदि पे लिख दिए जाते थे और उनको फिर दीवारों पे खुदवा दिया जाता था। तो अब आपसे ये पूछा जाता है क्या इन सभाओं में महिलाएं भी हिस्सेदारी करती थी? और एक और बात देखने योग्य है कि ये जो सभाएं होती थी और जो इनमें निर्णय लिए जाते थे, फैसले लिए जाते थे, उन फैसलों को पर्ची पे लिख दिया जाता था और पर्ची उठाई जाती थी और जो पर्ची उठाई जाती थी उस पे जो फैसला होता था उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता था या उसी फैसले को अमल में लाया जाता था। अब हम पढ़ते हैं तांग वंश के युग का चीन में कौन सा वंश था? तांग वंश। और ये तांग वंश चीन में 300 वर्षों तक कायम रहा, 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। अभी हमने जो लेसन पढ़ा है वो भारत की बात थी 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच, लेकिन हम चीन की बात कर रहे हैं 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। तांग वंश की राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी और इस राजधानी में सभी लोग आते थे जिनमें तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई भी शामिल थे। तांग वंश का राजा बनने के लिए परीक्षा होती थी, पेपर होता था और जो भी कोई राजा बनना चाहता था वो ये पेपर दे करके राजा बन सकता था। जो भी पास होता था वो राजा बनता था और ये प्रक्रिया 1191 तक कायम रही। तो इस तरह हम देखते हैं कि दूसरे देशों में जैसे चीन का उदाहरण दिया गया है, वहाँ परीक्षा दे करके लोग राजा बनते थे, लेकिन हमने भारत की व्यवस्था देखी है कि लोग आक्रमण करके या लूट के स्वयं को राजा बना देते थे। तो इन दोनों चीजों को हमें देखना होगा, समझना होगा कि राजा बनने की भी कितनी तरह की विधियां हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे राजा को मार करके स्वयं को राजा बना देते हैं
तो ये तानाशाही का उदाहरण है, ये तानाशाही का रूप है। लेकिन जब व्यक्ति परीक्षा दे करके राजा बनता है या उसका चुनाव किया जाता है तो वो तानाशाही नहीं है। जैसा कि हमारे देश में आज भी होता है कि हर व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट देता है। आजकल ये काम मशीन के द्वारा होने लगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। लेकिन पहले पर्ची पे लिख के डाला जाता था और उन पर्चियों की बाद में गणना करते थे, जिसकी पर्चियां सबसे ज़्यादा होती थी उसी की सरकार बनती थी। तो ये चीन में व्यवस्था थी परीक्षा के द्वारा राजा बनना। तो इस तरह से आज हमारा ये लेसन पूर्ण हो जाता है, यहीं पे पूरा हो जाता है। तो आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे से वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।